तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक हम लोग का कंपनी ऑडिट का थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉइंट ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जॉइंट ऑडिट क्या होता है भाई? तो जॉइंट ऑडिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट फॉर बाय मोर देन वन ऑडिटर। जब एक से ज़्यादा ऑडिटर, मतलब कि 2 ऑडिटर या 3 ऑडिटर मिल करके एक ही कंपनी का ऑडिट करेंगे, इसको कौन सा ऑडिट बोलेंगे बच्चों? जॉइंट ऑडिट। क्लियर है? ये जॉइंट ऑडिट हो गया। अब जॉइंट ऑडिट के बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। चलिए बुक्स में देखते हैं कि बुक इस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। When more than one firm or individual are appointed to conduct the statutory audit, it is called joint audit. मीनिंग समझे बाबू? जब एक या एक से ज़्यादा आदमी मिल करके ऑडिट करता है, इसको कौन सा ऑडिट बोलेंगे बताइए? जॉइंट ऑडिट। कौन सा ऑडिट बाबू? जॉइंट ऑडिट। It is called joint audit. In other words, joint audit implies statutory audit of the firm conducted by more than one statutory auditor. Joint audit का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा ऑडिटर, एक से ज़्यादा आदमी जब ऑडिट करे, इसको हम लोग जॉइंट ऑडिट कहते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं जॉइंट ऑडिटर। तो ऑडिट मतलब तो पता ही आपको, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। जब अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे आप? ऑडिटिंग। आज जो आदमी ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर। और जब एक से ज़्यादा कंपनी का एक साथ ऑडिट करिएगा, एक साथ, एक कंपनी है, एक कंपनी का ऑडिट 2 आदमी कर रहा, 3 आदमी कर रहा, तो ये क्या हो गया? जॉइंट ऑडिट। क्लियर है बाबू? कॉन्सेप्चुअली बना के लिख लेंगे, बस समझे ना। कब जैसे एग्जाम होगा, इंटरनल का बात कर रहे हैं बच्चे लोग, तो कभी कभी कुछ कॉलेज, जैसे प्रफुल्ला कॉलेज में एग्जाम होता है इंटरनल, तो वो लोग क्या करते हैं, एजेसी में एग्जाम होता है इंटरनल, तो वो लोग क्या करते हैं, इंटरनल में आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देते, ये सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन देंगे क्या? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन देगा कि द ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर इज नोन एज जॉइंट ऑडिट। जो एक से ज़्यादा ऑडिटर करेगा उसको कौन सा ऑडिट बोलेंगे? जॉइंट। इट इज़ द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ बिग कंपनीज and corporation with a divergent and widespread activities to appoint a several chartered accountant as a joint auditor. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बार में अपॉइंट करते हो ऑडिट करने के लिए, और ये बड़ा कंपनी ही कर सकता है, छोटा कंपनी का अफोर्डेबल नहीं है। जॉइंट ऑडिट इंश्योर पुलिंग टुगेदर द रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ मोर देन वन फर्म ऑफ ऑडिटर इन कंडक्टिंग द ऑडिट विच इज अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट और इम्प्रैक्टिकल फॉर अ सिंगल फर्म। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो जितना एक्सपर्ट होगा, एक तो और कंपनी आ गया, दोनों कंपनी मिल गया तो और एक्सपर्ट हो गया, और एक कंपनी हो गया तो और एक्सपर्ट हो गया। तो बोला है कि 2 अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एक्सपर्ट नॉलेज है उसको यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है बाबू? अगला पॉइंट देखो क्या है। द कंपनीज एक्ट 2013 इज साइलेंट अबाउट जॉइंट ऑडिट। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो जॉइंट ऑडिट के बारे में साइलेंट है, वो जॉइंट ऑडिट के बारे में कुछ बोला नहीं है। हाउएवर ऐसे 299 मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 299 में इसके बारे में लिखा गया है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 299 में इसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है वो हम लोग अगला पॉइंट पेज में पढ़ेंगे। तो पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जब 2 व्यक्ति मिल करके एक कंपनी का चेकिंग करेंगे, इसको कौन सा ऑडिट बोलेंगे बताइए? जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। चलिए अब उसका एडवांटेज और उसका क्या बाबू? डिसएडवांटेज। आइए, उसका एडवांटेज और उसका क्या बाबू? डिसएडवांटेज। ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा ऑडिट का एग्जाम जब आप देंगे तो। बस समझे ना, जैसे जिस तरह से बात आप लोग कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन एग्जाम ही देंगे आप तो उसमें आपका बहुत हेल्प करेगा। जैसे इंटरनल है, उन लोग का इंटरनल है हेरम्बा में 13 तारीख को, तो जैसे उनका एग्जाम आएगा ना, इस बुक से खोलिएगा, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। इस बुक में मैक्सिमम आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग ना बहुत अरेंज्ड वे में बहुत सुंदर से लिखा गया है। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना, बुक आपका वेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो बुक का बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। ये बुक बहुत सुंदर बुक है ये वाला। और टैक्स के लिए जो लोग खेलते हैं मुंद्रा, वो बुक भी बहुत अच्छा है। वो दोनों बुक जो है ना सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि उसमें ना आपका सारा चीज़ आंसर आपको बुक में ही मिल जाएगा, उस दोनों बुक में। आइए देखिए, बस आपको ये पता रहना चाहिए कौन सा आंसर कौन सा चैप्टर में है। देखिए, नहीं तो फिर खोजना मुश्किल हो जाता है, बात समझे ना। बात समझे बाबू? आइए, बात नहीं बाबू, आइए एडवांटेज पढ़ते हैं। जॉइंट ऑडिट का क्या फ़ायदा है? जॉइंट ऑडिट इंश्योर पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज। ये एक्सपर्ट नॉलेज को शेयर करता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज बिकम वेरी बेटर। डेफिनेट सा बात है। देखो, एक काम जो आप अकेले करिएगा, एक काम जो 2 आदमी मिलकर करेंगे, दोनों में तो डिफरेंस हो ही जाता है। तीसरा देखिए, जॉइंट ऑडिटर कैन म्यूचुअली कंसल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इश्यूज। यहाँ पर क्रिटिकल इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन किया जाता है। इट रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ द ऑडिटर। ये ऑडिटर के वर्कलोड को कम करता है। उसके बाद, द क्लाइंट इज अश्योर्ड ऑफ द इम्प्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम द जॉइंट ऑडिटर। क्लाइंट जो है वो निश्चिंत रहता है। क्लाइंट को पता रहता है कि जॉइंट ऑडिटर जो काम करेगा वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। 2 लोग मिलके काम करेंगे। एक काम जो आप अकेले करेंगे और एक काम जो आप 2 लोग मिलके करेंगे, दोनों में तो फर्क हो ही जाता है। द ऑडिट कैन बी कैरिड आउट विद मच लोअर कॉस्ट। अब ये बात थोड़ा सही नहीं दिया हुआ किताब में, ये बात जो इसमें बुक में लिखा हुआ ना गलत लिखा हुआ है। बोला है कि मच लोअर कॉस्ट, नॉट पॉसिबल। जॉइंट ऑडिट में अभी डिसएडवांटेज पढ़ाएंगे, देखिएगा इसी का उल्टा पॉइंट होगा। तो अब जब हम लोग एग्जाम देंगे तो ये वाला पॉइंट को नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज में क्या बोला है कि खर्चा कम होगा, जो कि गलत है। जॉइंट ऑडिट में खर्चा और बढ़ जाता है। देखो कि डिसएडवांटेज में भी ये पॉइंट दिया हुआ है कि फीस विल बी हायर, कॉस्ट विल बी हायर, कॉमन सा बात है। हाँ, एक्चुअली ये लोग जब ये किताब में जब लिखते हैं ना लोअर कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि एज कंपेयर टू बेनिफिट,
मतलब बेनिफिट के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए उसके तुलना में अगर आप देखेंगे तो खर्चा क्या हो जाएगा बाबू, खर्चा जो है बेनिफिट ज़्यादा मिलता है और खर्चा क्या लगता है, कम। द सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन इज डेवलप अमंग जॉइंट ऑडिटर्स फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिशन गिव्स राइज टू बेटर परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिशन होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी स्कूल में जाइए, सरकारी कॉलेज में जाइए, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं। वो उसको पता है कि हमको पैसा मिलना ही है। स्कूल में भी जब आप लोग पढ़ते थे, अगर आप लोग में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपने सुना होगा कि कॉलेज में भी जो हम लोग करते तो क्या होता था, टीचर बोलते थे, क्या बोलते थे कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, हमको तो पैसा मिलेगा ही। ऐसे टीचर बोलते थे। क्यों बोलते थे पता है? क्योंकि वो आप गवर्नमेंट में थे। ये अगर आप प्राइवेट स्कूल में रहते तो ऐसा नहीं बोल पाते कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। बच्चे लोग भी बता, उसका वीडियो बना लेता, बोले जब प्रिंसिपल को दिखा रहे क्या बोले, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, बता रहे, आपका साथ खेला होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है। अगर आप जॉइंट ऑडिटर होते हो ना, दो ऑडिटर, आप भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग दोनों मिलकर ऑडिट करने जा रहे हैं। अब हम लोग दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, हम लोग दोनों के बीच में राइवलरी होगा, हम लोग दोनों के बीच में फाइट होगा। आपको लगेगा हमको बेटर करना, हमको लगा आपको बेटर करना है। और याद रखिएगा जब दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है तो फायदा तीसरा को होता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, कंपटीशन अगर बायर में होगा, फायदा किसको होगा? सेलर को। सामान जो है महंगा हो जाएगा। कंपटीशन अगर सेलर में होगा तो फायदा किसको होगा? बायर में। सामान क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। समझे बाबू हम क्या बोले? अब इसका बेइज्जती करेंगे हम लोग। डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट। देयर में अराइज कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बिटवीन ऑडिटर इन कंडक्ट ऑफ वर्क। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का एक प्रॉब्लम होता है। जॉइंट ऑडिट में लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम व्हेन द फर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग आर इन्वॉल्व। बोले यहाँ पर देखो, एक तो कोऑर्डिनेशन का अभाव हो जाता है। क्या है? देखिए दो एडवांटेज पड़े ना, डिसएडवांटेज सुनिए। दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया हम और साजिद मिलकर ऑडिट कर रहे हैं। अब साजिद का अपना एक विचारधारा है, अपना एक मेंटालिटी, अपना एक सोच है, हमारा अपना एक मेंटालिटी, अपना एक विचार है। तो दोनों का माइंडसेट मैच करेगा जरूरी नहीं। ही में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई ऑल्सो में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे आप लोग अपने देखिए ना, अपने आप को, आप लोग सभी लोग ग्रेजुएट्स हो, सभी लोग ग्रेजुएशन में अब 6 महीना बाद आप लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। 5 सेमेस्टर को हम लोग ऑलमोस्ट एंड ही समझते हैं। नहीं होंगे? हाँ होंगे। और देखिए ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा तो अच्छा मार्क्स से ही होंगे बस में। लेकिन आप लोग का देखो बस एक तो सेमेस्टर का बाकी है बस में। ये सेमेस्टर में समझ रहे हैं, ये सेमेस्टर जो है वो हम लोग का बस 1-2 दिन का इंतजार है। हो सकता है तो मैं भी आज शाम तक ही आपको पता चल जाए ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको देखिए हम कल रात से भी यही बात बोल रहे हैं। हम आप मेरा बात समझने नहीं मांगते हो, प्रॉब्लम है ये। देखिए बात समझ रहे, देखिए क्लास से 10 बार आपको मैसेज किया होगा, हम बार बार ये बात बोले कि आप एक दिन रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होगा ना, ऐसा कुछ होगा, अगर सीयू फाइनल एग्जाम लेगा तो सीयू फाइनल एग्जाम का नोटिस देगा ना बाबू, रूटिंग तो देगा। तो आपको ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 1 वीक, मैक्स टू मैक्स हम बोल रहे 1 सप्ताह, मैक्स टू मैक्स 1 सप्ताह। अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो मैक्स टू मैक्स 1 सप्ताह, वो भी इससे भी ज़्यादा नहीं। 1 सप्ताह होते, ऑफलाइन होगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। ऑफलाइन होगा तो डायरेक्ट एग्जाम, अगर कुछ 1 सप्ताह के अंदर नोटिस नहीं आया तो समझ लीजिए ऑफलाइन एग्जाम। अगर ऑनलाइन होगा तो क्या देखिए, ऑनलाइन होगा तो इंटरनल्स का नोटिस आएगा कॉलेज से। ऑनलाइन होगा तो आपका सीयू जो है प्रॉपर रूटीन देगा ना एग्जाम का कि 15 को इस सब्जेक्ट का होगा, 17 को इस सब्जेक्ट का होगा, 18 को इस सब्जेक्ट का होगा। ऑनलाइन होगा तो आपका कॉलेज से नोटिस आएगा फॉर्म फिलअप के लिए, एग्जाम फॉर्म फिलअप जो होगा उसके लिए आएगा। तो ये 3 चीज़ें तो पता चल जाएगा ऑनलाइन एग्जाम में। बस समझ रहे ना। तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पर स्प्रेडिंग में बिहेव करते हैं। तो चीज़ आया, बोले बाबा ऑनलाइन लिखा हुआ ना, बस हो गया। ऑनलाइन लिखा हुआ मतलब लिखा हुआ, बस फैला दो। हाँ समझ रहे। तो उतना चाप नहीं है, ऐसा कुछ होगा आपको ग्रुप में 1-1:30 बजे रात को ही पता चलेगा, ग्रुप में आपको भेज देंगे। बस समझिए ना, चिंता मत करिए। हाँ वीडियो बना कर भेज देंगे, ठीक है। इधर देखिए, आस्ते इधर देखिए, अब इधर टॉपिक में आइए। देखिए मतलब आप लोग ऑनलाइन को लेके बहुत पॉजिटिव है। जैसे देखिए ऑफलाइन का बात होता है तो बोले क्यों रिएक्ट करके फायदा नहीं। ऑफलाइन का बात पे हर एक बात पे कमेंट है। एक्चुअली देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आस्ते 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 बाबू आस्ते। देखिए आपको बता रहे, हम भी दुआ करेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने से आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि सेम 5 बहुत वास्ट है और आप लोग में बहुत बच्चे ऐसे जो किसी भी रीज़न से पढ़ाई नहीं कर पाए, फैमिली इश्यूज़, पर्सनल प्रॉब्लम, बहुत सारा का आदमी का इश्यूज़ होता है। जो लोग मान लीजिए नहीं ज्वाइन कर पाए क्लासेस, लेट से ज्वाइन किए, उनका पढ़ाई इतना अच्छा से नहीं हो पाया, तो अगर रश में करेंगे ना तो आपका पास मार्क्स तक उठेगा लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। और अच्छा नहीं, 5 में अच्छा मार्क्स नहीं आने से गड़बड़ेगा। 6 में चाप ही नहीं, 6 में आपको पढ़ाई ना बर्डन सब लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर 3 तो सब्जेक्ट ही है। एक तो है फिनेंशियल मैनेजमेंट। हम आपको दोनों बात समझ, मेरा कोई पार्टी नहीं है, बोले कि आप पार्टी बदल ले रहे, हम आपको फैक्ट्स बता रहे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बता रहे हैं। तो उसमें क्या है कि देखिए जैसे 6 में जाएंगे ना, 3 सब्जेक्ट, एक तो है ई फाइलिंग है, उसके एक तो है फिनेंशियल मैनेजमेंट, एक तो है फिनेंशियल रिपोर्टिंग। 2 सब्जेक्ट है, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आराम से फिनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, और फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो प्रैक्टिकल, असल में वो भी एक तरह का अकाउंट्स का छोटा भाई है समझ लीजिए।
तो ऐसे करते 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 आपका 6 महीना बीत जाएगा, अप्रैल में आएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, मई आते आते आपका एग्जाम हो जाएगा, सेमेस्टर 6 वाला। बस उसका हाँ, क्योंकि वो लोग का आप लोग का रिजल्ट निकालना रहता है ना जल्दी, क्योंकि कोई बच्चा MBA में एडमिशन लेगा, कोई बच्चा आउट ऑफ कोलकाता जाके पढ़ाई कर रहता है, तो इस कारण से आप लोग कुछ ऐसा प्लान बनाए हो? नहीं बनाए। देखिए इधर देखिए, ऐसे बाबू इधर आइए, देखिए तो बाबू डिसएडवांटेज, सुनिए डिसएडवांटेज का बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो डिसएडवांटेज क्या है बाबू? डिसएडवांटेज नंबर 1, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर मे अराइज कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बिटवीन ऑडिटर्स इन कंडक्ट ऑफ वर्क। बोला है कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम। दूसरा है साइकोलॉजिकल इश्यूज, जो आपको हम बता रहे थे, आप लोग एक ही क्लास में हैं सबका, लेकिन अलग अलग माइंडसेट है, सबका अपना अलग अलग सोच है, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल इश्यूज आता है, क्योंकि आप भी ऑडिटर है, हम भी ऑडिटर है, लेकिन हम लोग का माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता। तीसरा प्रॉब्लम है सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, बड़ा बनना है, किसी को बड़ा बनना है कि हमको बड़ा, जैसे 2 ऑडिटर है, अब 2 ऑडिटर में एक प्रॉब्लम आता है कि वो सोचता है कि हमको बड़ा बनना है, हमको आगे निकलना है, और उसका बगल में जो है वो सोचता है हमको आगे निकलना है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं इश्यूज है। उसका देखिए क्या है, अगला है अनसर्टेनिटी अबाउट लायबिलिटी फॉर द वर्क डन में क्रॉप अप। अनसर्टेनिटी हो जाता है काम का, अनसर्टेनिटी मतलब यू मे नॉट बी श्योर अबाउट द वर्क। उसके बाद फीस हैड टू बी शेयर्ड बाय द जॉइंट ऑडिटर। अब मान लीजिए 1 लाख रुपया ऑडिटर का फीस है, अब 1 लाख में 50,000 उसको देना होगा, 50,000 उसको देना होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम में आता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द जॉइंट ऑडिटर में कॉज डिले इन सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिटर का सोच अलग अलग है, अगर ऑडिटर का माइंडसेट अलग अलग है, सजाद उसका बात का फोटो भेजिए बाबू, अगर ऑडिटर का माइंडसेट अलग अलग है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे एक ही चीज़ है, जैसे एक आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ भी एक केस होता है कि एक बीमारी है मान लीजिए आपको, हाँ, अब वो बीमारी को लेकर के आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, तो एक डॉक्टर एक तो ओपिनियन देता है और दूसरा डॉक्टर दूसरा ओपिनियन देता है, तो जब अलग अलग लोग, वो बात नहीं, अलग अलग ओपिनियन देते हैं तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न को जन्म देता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न अराइज होता है। उसका देखिए क्या है, ये था पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर आपसे पूछेगा ना राइट शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट ऑडिट, तो आप आई होप आप बहुत सारा पॉइंट समझे होंगे। हम आपसे पूछते बताइए, जब 2 ऑडिटर मिलकर ऑडिट करेंगे इसको कौन सा ऑडिट बोलेंगे? जॉइंट ऑडिट बोलेंगे। और जॉइंट ऑडिट का कुछ एडवांटेज पढ़ा है आपको और डिसएडवांटेज पढ़ा है। अब अभी कभी एग्जाम में देता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉइंट ऑडिट, क्या क्या प्रिंसिपल है जॉइंट ऑडिट का, जॉइंट ऑडिट का क्या क्या प्रिंसिपल है उसका हम लोग बात करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट का क्या क्या प्रिंसिपल है वो हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि जॉइंट ऑडिट में क्या क्या प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है मैनर ऑफ डिवीज़न। बोला जैसे 2 ऑडिटर है, 2 ऑडिटर मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, काम को बांट लीजिए आप, बस ना काम को आप अपने में बांट लीजिए। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी में मान लीजिए 5 बिल चेक करना है, 5 बिल चेक करना है, अब 2 ऑडिटर है, 2-3 करके या 3-2 करके बांट लीजिए, तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ ऑडिट ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट्स, देखिए स्पेसिफाइड एरियाज आइटम्स ऑफ एसेट लायबिलिटी विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ टाइम। आप कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे कि क्या क्या काम कंपनी में है उसको डिवाइड कर लीजिए, नहीं आइडेंटिफाई कर रहे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, अगर इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई तो उसको डिवाइड कर लीजिए। अगला है कॉमन एरियाज़, जो कॉमन एरिया है उसको लॉजिकली डिवाइड कर लीजिए। जैसे कॉमन एरिया मतलब मान लीजिए एक्सपेंडिचर को चेक करना है, अब एक्सपेंडिचर आप भी चेक कर रहे हैं हम भी चेक कर रहे हैं, तो हम बोले कि 10 तो एक्सपेंडिचर आप चेक कर लिए, 10 तो एक्सपेंडिचर हम चेक कर लेंगे। तो बोला लॉजिकली जो आपको उचित लगे आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जब जॉइंट ऑडिट होता है ना बाबू, उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, काम को कैसे बांटेंगे। तो इन द जॉइंट ऑडिट द ओनली कन्फ्यूजन इज दैट हाउ द वर्क विल बी डिवाइडेड। सो देयर इज अ कॉमन लॉजिकल आइडिया कि आप लॉजिकली डिवाइड कर लीजिए काम को। अगला है डॉक्यूमेंटेशन, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग जॉइंट ऑडिटर एज वेल एज द एरिया ऑफ वर्क टू बी कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड मतलब आप क्या काम करिएगा हम क्या काम करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट में ये क्या है, अगला है बाबू, देखिए अगला पॉइंट फौज बड़ी सजाद भेज दे ग्रुप में, नहीं आया सजाद, देखिए हाँ ग्रुप में भेज दीजिए, ग्रुप तो बंद है ना।
चलिए देखिए, आस्ते बहु बात नहीं, इधर देखिए। अगला बोला है कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन में क्या बोला है, व्हेन अ जॉइंट ऑडिटर कम्स अक्रॉस मैटर्स विच आर रेलिवेंट टू द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर एंड शुड डिजर्व देयर अटेंशन, ही शुड कम्युनिकेट द सेम टू ऑल अदर जॉइंट ऑडिटर। जैसे आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करते करते कोई चीज़ आपको ऑब्जर्व हुआ, वो बात नहीं, ऑडिट करते करते अगर कोई चीज़ आपको ऑब्जर्व हुआ, उस केस में आप क्या करिए कि वो जो चीज़ आपका ऑब्जर्वेशन में आया है, बात नहीं बाबू, अगर ऑडिट करते करते आपको कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन में आया है तो वो ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, आप दूसरा ऑडिटर को बताएंगे कि देखिए हम ऑडिट कर रहे थे तो हमको ये सब चीज़ पता चला। तो एक चीज़ दूसरा ऑडिटर के इन्फॉर्मेशन में, मतलब नॉलेज में भी रहना चाहिए। तो ये था ऑडिटर का जॉइंट ऑडिट का प्रिंसिपल, मतलब जब आप जॉइंट ऑडिट करने जाइएगा इतना बात को आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा कहानी है। तो देखिए ये पूरा, अगर आपसे पूछेगा ना प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट ऑडिटर, तो अगला पॉइंट में देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक आदमी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोनों आदमी का बात हो रहा है कि दोनों आदमी का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो बताइए। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर, ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू देम। जैसे में दो आदमी हैं, अगर मान लीजिए परचेज हम चेक किए तो परचेज में अगर कोई गलती होगा तो हम जिम्मेदार होंगे। सेल अगर आप चेक किए, सेल में कोई गलती होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। उसके बाद प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क इज सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर कंसर्न। अगर काम सेपरेट किया हुआ है, काम अगर बांटा हुआ है, जैसे दो लोग हो आप लोग, समझे, दो लोग हो, जैसे मान लिया आप लोग में 4 बच्चों को, आप लोग एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन, हम आप लोगों में 4 बच्चों को बोले कि आप टैक्स का पेपर सॉल्व करिए खुद से, उसको बोले कि आप ऑडिट का पेपर सॉल्व करिए खुद से। तो उसमें क्या हो गया कि इसको बोले टैक्स का पेपर, उसको तो टैक्स में अगर कुछ गलती हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बोले ऑडिट का पेपर तो ऑडिट में कुछ गलती हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बोले इको का पेपर तो इको में कुछ गलती होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आप समझ रहे ना। तो याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। अगर 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 आप मिल के ऑडिट करते हो, आप अपना गलती के लिए जिम्मेदार होंगे, हम अपना गलती के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन अगर कुछ कॉमन एरियाज है उस केस में बोथ दोनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। व्हेन द ऑडिट इज नॉट डिवाइडेड, देखिए जब काम डिवाइडेड नहीं है एंड इज कैरिड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। अगर काम डिवाइडेड नहीं है तो सारे लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारे लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके देखिए व्हेन सम डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट इज टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, जब सारे लोग मिल करके, देखिए व्हेन सम डिसीजन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट इज टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर, दे विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट डिसीजन। अगर दोनों, वही बात, अगर दोनों आदमी मिलकर कोई डिसीजन लिए हैं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगला है रिलायंस ऑन द अदर जॉइंट ऑडिटर्स वर्क। तो यहाँ पर अगर आप ठीक से समझिएगा, अगर आपसे पूछेगा ना कि जॉइंट ऑडिट का क्या स्कीम है बताइए, तो जॉइंट ऑडिट का प्रिंसिपल पूछेगा तो क्या क्या लिखेंगे, जॉइंट ऑडिट कैसे होता है, क्या क्या रूल है, समझे, किस तरह से काम को डिवाइड करना है। तो जॉइंट ऑडिट का काम को कैसे डिवाइड करना है वो ध्यान से याद रखिएगा। देखिए पहला है मैनर ऑफ डिवीजन, कैसे काम डिवाइड करेंगे। फिर हमने पढ़ा है कॉमन एरिया में काम कैसे डिवाइड होगा। फिर हमने पढ़ा है हर आदमी अपना अपना काम का डॉक्यूमेंट बनाएगा। फिर हमने आपको पढ़ा है कि कौन सा आदमी किसके गलती के लिए जिम्मेदार होगा। अगर मान लीजिए आपका ड्यूटी और मेरा ड्यूटी अलग है, आपके ड्यूटी के लिए आप और मेरी ड्यूटी के लिए हम, लेकिन अगर हम लोग सबका मिल के ड्यूटी है तो हम लोग दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, दोनों जिम्मेदार होंगे। उसके बाद है रिलायंस ऑन अदर जॉइंट ऑडिटर्स वर्क, बाकी जो ऑडिटर्स हैं उनके काम के लिए वो लोग जिम्मेदार होंगे। अगला है ईच जॉइंट ऑडिटर इज इंटाइटल्ड टू रिलाई अपॉन द अदर जॉइंट ऑडिटर फॉर ब्रिंगिंग अप हिज नोटिस और एनी डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एनी मटेरियल एरर नोटिस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट। जैसे मान लीजिए हम लोग सब मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, हमको कुछ यूनिक चीज़ पता चला, तो मेरा ये ड्यूटी है कि हम आपके नोटिस में ये चीज़ लाए, और आपका ये ड्यूटी है कि आप मेरा नोटिस में चीज़ लाइए अगर कुछ यूनिक आपको पता चला तो। और लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पर सवाल है कि ठीक है ये सब तो ठीक है, तो रिपोर्ट कौन देगा, रिपोर्ट कौन ऑडिटर देगा, रिपोर्ट जब देगा तो कौन ऑडिटर देगा। Normally, the joint auditor are able to submit one audit report agreed and signed by all, where the joint auditors are in disagreement with regard to any matters to be covered by the report. Each one of them should express his own opinion through the separate report. हर आदमी अपना अपना, जैसे देखिए अगर हम लोग दोनों का ओपिनियन एक ही है, मतलब अगर मान लीजिए हमको भी लग रहा है कि ये सही है, आपको भी लग रहा है कि सही है, तो एक ही रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन अगर आपका ओपिनियन अलग है और मेरा ओपिनियन अलग है तो रिपोर्ट भी अलग अलग जमा होगा। अब ध्यान से सुनिए, जॉइंट ऑडिट मतलब एक ही चीज़ का, एक ही कंपनी का दोनों आदमी मिलकर ऑडिट किए। अगर आपके ओपिनियन में कंपनी में कुछ गलती है और मेरे ओपिनियन में नहीं है तब अलग अलग रिपोर्ट दीजिए। अगर आपको भी लग रहा सब कुछ ठीक है, हमको भी लग रहा सब कुछ ठीक है, तो एक ही रिपोर्ट में जमा कर देंगे। ध्यान से समझ गए ना। पूरा जॉइंट ऑडिट के ऊपर पूछेगा ना तो पूरा ये कहानी लिख दीजिएगा। जॉइंट ऑडिट वाला पार्ट खत्म हो गया। अगला है सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर नया चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, नंबर ऑफ ऑडिट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी
इसके बारे में आपको पढ़ना है, फोटो भेजिएगा सजाद। समझो बाबू कि सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट का मतलब हो गया कि एक ऑडिटर जो है वो मैक्सिमम कितना ऑडिट कर सकता है, एक ऑडिटर जो है वो मैक्सिमम कितना ऑडिट कर सकता है। तो अगर आपको पढ़ाने से पहले हम बताएं ओरली, तो ओरली बताते हैं आपको, सुनिए। एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 टो कंपनी का ऑडिट कर सकता है, मैक्सिमम। MCQ जो इंटरनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, कि एक कंपनी मैक्सिमम कितना कंपनी, मतलब एक ऑडिटर जो है, एक ऑडिटर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब अगर मान लीजिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो हम मैक्सिमम कितना कंपनी का ऑडिट कर पाएंगे? 20। कितना बाबू? अब ये 20 वाला सीलिंग जो है इसको डिटेल में आपको हम पढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज G of the Companies Act, any person or a partner firm shall be ineligible for the further appointment as an auditor of the company. If बोला एक आदमी को अपॉइंट नहीं कर सकते आप एज ए ऑडिटर अगर वो such person or the partner at the date of appointment or reappointment already hold the appointment as an auditor of 20 companies. लैंग्वेज देखिए, मतलब एक व्यक्ति को आप ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते अगर वो व्यक्ति के पास ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिट कर रहा है। MCQ में एक क्वेश्चन पूछेगा, या जब ऑनर्स का जो ऑडिट का पेपर आता है ना ऑनर्स का, तो ऑनर्स का ऑडिट का पेपर में क्या करता है, केस स्टडी दे देते। ऑनर्स का ऑडिट का पेपर आपको भेजेंगे, देखिएगा केस स्टडी दे देगा, एक तो स्टोरी दे देगा, आपको वहाँ से चुनना रहेगा कि कौन सा सेक्शन इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए जैसे एक तो स्टोरी दे दिया, बोला मिस्टर एक्स, बहुत बात नहीं, मिस्टर एक्स इज डूइंग द ऑडिट ऑफ 19 कंपनीज, अगर वो 19 कंपनी का ऑडिट कर रहा, इज ही एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। अगर कोई आदमी 19 तो कंपनी का ऑडिट कर रहा है, क्या वो एलिजिबल है? आंसर होगा यस। आंसर क्या होगा? यस। मैक्सिमम कितना बताइए? 20। मैक्सिमम कितना? तो एक आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैक्सिमम कितना कंपनी का ऑडिट कर सकता है बताइए ना? 20। क्लियर है बाबू? चलिए उसके बाद आइए, अब उसको डिटेल में पढ़ना होगा। सच पर्सन इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। दो लोग ऑडिटर नहीं बन सकते दोस्त, याद रखिएगा, 2 लोग। एक, अगर आप 20 कंपनी का ऑडिट एक साथ कर रहे हैं, आप मतलब खाली पैसे कमाने मांग रहे हैं, आप 20 कंपनी का ऑडिट एक बार, बाबा 20 तो कंपनी का ऑडिट करने मांग रहे हैं, तो देखो एक्चुअली क्या ना, इंडिया के लॉ में ये रूल क्यों बनाया गया, वो बताते हैं। ये रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि क्या होता है ना, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट खूब कमाता है, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब ही नहीं मिलता है, तो ये तो सीलिंग लगाया गया, बोले सबको खाने दीजिए, सबको कमाने दीजिए, सबका घर चलना चाहिए, आप खाली अपने घर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 20 तो कंपनी हो गया, आप जाइए, आप आउट हो गए गेम से, आप दूसरा आदमी को ऑडिट करने दीजिए। तो एक आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैक्सिमम एक साथ में कितना कंपनी का कर सकता है? इसमें भी बहुत सारा रूल है जो अभी आपको पढ़ाएंगे। हाँ, 1 साल का बात कर रहे हैं कि एक बार में एक फाइनेंशियल पीरियड नहीं, मतलब एट द पॉइंट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है उस दिन अगर आप 20 कंपनी का ऑडिटर ऑलरेडी है, तो 21वां कंपनी का ऑडिटर आप, यस और नो, बस समझे ना। और जैसे देखिए, ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आते हैं। सम फर्दर पॉइंट्स टू बी नोटेड आर, कुछ और भी पॉइंट्स है इसमें, क्या क्या पॉइंट है देख लीजिए। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द ऑडिटर द सीलिंग इज 20 कंपनी ऑडिट पर पार्टनर। अच्छा ये लाइन को समझिएगा, अगर आपका फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे सुनना है, अगर आपका फॉर्म है, फॉर्म मतलब ग्रुप ऑफ पार्टनरशिप, मान लीजिए हम सज्जाद और साजिद मिलकर एक तो ऑडिट कर रहे हैं, हम 3 आदमी मिलकर एक तो ऑडिट कर रहे हैं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट तीनों, और तीनों का अपना एक तो ऑफिस है, जस्ट महसूस करिए इसको। तो 3 आदमी मिलकर एक तो ऑफिस चला रहे, ठीक है, तो ऑफिस चला रहे। अभी क्या है, 20 लिमिट इनको मिला है, देखिए इनको 20 मिला है। ये राशन कार्ड वाला सिस्टम है बाबा, राशन कार्ड में क्या होता है, कोटा होता है ना, बस वही सिस्टम यहाँ भी बना है। सरकार राशन कार्ड एक तो बना दिया, एक्चुअली राशन नहीं होता, क्या होता है, राशन, क्या होता है, नहीं हम लोग बोलते हैं राशन, क्या बोलते हैं, राशन। तो हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग हर वर्ड को अपना ट्रेंड दिए हुए हैं। और इंग्लिश डिक्शनरी आप खोलोगे कहीं भी आपको राशन शब्द नहीं मिलेगा। आप अगर राशन शब्द मिले तो आपको दिखा देना, वहाँ पे वर्ड है रैशनिंग। रैशनिंग मतलब होता है लिमिट, हम बोलते हैं राशन, क्या बोलते हैं, राशन। जैसे आप लोग सुनेंगे ना, स्टॉप जलाएंगे, स्टॉप बोल के वर्ड नहीं, स्टोव, लोग बोलते हैं स्टॉप, स्टॉप बोलते हैं ना गाँवों में लोग। तो हम लोग भारतीय लोग बाबू सबसे अच्छा तो मियो आमो का नाम खराब कर दिए, मतलब उसका एग्जैक्ट है मो आमो, जो स्पेनिश वर्ड है। हम लोग आप लोग का यूज़ करें, हम लोग क्या होते हैं, मियो आमोरे, मियो आमरा, अमर मोरे, ऐसा क्या अच्छा बाबू। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग, क्योंकि आप ना, आपको अगर मेरे बात पे विश्वास ना, आप घर में आए ना, फ्री टाइम में ना देखना, सर्च मारना कि मो आमो शब्द का मतलब होता है आवर लव, एक स्पेनिश वर्ड है, लोग उसको मियो आमोरे, मियो आमोरे, मियो उसका प्रोनाउंसिएशन बनी, मियो आमो बोलता है ना लोग, तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, वो लोग उसको कन्वर्ट किया, उसका प्रोनाउंसिएशन वो एक्चुअली स्पेनिश वर्ड है, उसका प्रोनाउंसिएशन है मो आमो, आवर लव। बस समझिए, मो आमो का मतलब होता है आवर लव। लेकिन हम क्या बोले, वही तो बात बता रहे हैं आपको, हम लोग भारतीय लोग तो अपना ट्रेंड बनाए हुए सब चीज़ का।
बोले मियो आमरोते जाची, जो तो बोल दे रहे, क्या बोलेगा बोलिए, जो चीज़ सुन रहे वही चीज़ बोल रहे, सुना हुआ चीज़ को फैला रहे। देखिए सुना हुआ चीज़ को समाज में फैलाते जा रहे। देखिए अच्छा मोंजिनिस है ना, मोंजिनिस मोंगिनिस, ठीक है मोंगिनिस, छोड़िए रहने दी चढ़ाइए बहुत नहीं, उसका तो ठीक बोलता था, वो शुगर स्पाइस चलता था ना, उसका ठीक बोलता था। एक्चुअली ना मियो, देखो ये मियो अमोरे वाला जो है और ये जो मोंजिनिस वाला है ना, इन लोगों का पहले ब्रेकअप हो गया, समझे ना, ये लोग एक साथ ही कंपनी था, अभी कंपनी अलग हो गया, बात समझे ना। तो क्या हुआ था ना, मोंजिनिस बहुत दिन से बंद हो गया था, उसके बाद से आप देखोगे, अभी देखोगे जहाँ मियो अमो का दुकान होगा उसके बगल में देखोगे मोंजिनिस का दुकान आपको मिल जाएगा ज़्यादातर जगह पे। क्योंकि क्या होता है ना, पहले दोनों में एक ही कंपनी था, पहले मोंजिनिस था, मोनेर्जिनिस मोंजिनिस, कंपनी का मार्केटिंग स्लोगन था मोनेर्जिनिस मोंजिनिस। तो मोंजिनिस कंपनी चलता था, उसका बहुत अच्छा सेलिंग भी था। फिर अपना लोगों को कुछ लीगल इश्यूज़ हुआ, उसके बाद वो लोग क्या किया, मियो अमो बन गया। अब मियो अमो के बाद क्या हो गया उसका देखिए, अब चलते यार फिर मोंजिनिस फिर से बैक किया। आप देखोगे जो क्वालिटी, जो टेस्ट, जो प्राइस, लगभग आपको देखोगे ना मोंजिनिस का मियो अमो का प्रोडक्ट में टेस्ट क्वालिटी लगभग आपको सेम ही दिखेगा। तो बाबू सीलिंग का बात कर रहे थे, मान लीजिए जैसे राशन कार्ड में होता है, राशन कार्ड का सिस्टम क्या बताइए, 4, अगर मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए हमको 2 किलो चावल मिल रहा है, मेरा भाई को भी 2 किलो चावल मिल रहा, मेरा छोटा भाई को भी 2 किलो चावल मिल रहा, तीनों भाई मिलकर 6 किलो चावल ले लो बेटा, बिरयानी बनेगा। अब उस चावल से बिरयानी बनता है बताइए, उस चावल से खिचड़ी, क्या बनेगा, खिचड़ी। तो राशन दुकान में जो चावल वो लोग देते हैं ना, वो चावल अप टू मार्क नहीं होता है, जो चावल ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते हैं। अब आप लोग के घर में भी आता होगा तो देखे होंगे, बहुत रेयरली लोग यूज़ करते हैं। खैर जो भी हो, सरकार बेचारा दे रहा, वही बहुत बड़ा बात है। तो 2 3 कितना हो गया, 6, ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल सुनिए, 6 हो गया ना, ऑडिट में भी है 20 20 20 कितना हो गया, 60। तो इफ, ध्यान से सुनिए, इफ अ फर्म हैज 4 मेंबर 20 into 4 80, इफ अ फर्म हैज 3 members 20 into 3 60। देखिए हम पढ़ के सुनाते क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द सीलिंग इज 20 कंपनी ऑडिट पर पार्टनर मतलब सबको 20 ठो दिया खाने के लिए, तो 20 ठो कंपनी का ऑडिट करो, भरपूर पैसा कमाओ, घर जाओ। Therefore, an audit firm having 4 partners have overall ceiling will be 80 companies। एक तो स्टोरी दे देगा आपको कि XYZ फर्म हैज 4 members, XYZ फर्म का नाम है और उसमें 4 मेंबर है, 4 मेंबर है, बस समझ रहे हैं, XYZP है। अब वो चारों मेंबर मिल करके मैक्सिमम कितना ऑडिट कर पाएगा, आपसे पूछेगा फॉर हाउ मेनी ऑडिट्स द फर्म विल बी एलिजिबल। तो 80 हो गया, मेंबर जितना है ना, हर मेंबर पे 20 मार दीजिएगा, कितना मार दीजिएगा। अच्छा अगर 5 मेंबर है तो, अच्छा अगर 10 मेंबर है तो क्या क्या हुआ, कैलकुलेशन का क्या होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, स्पेशली किस सब्जेक्ट के लिए, तो मैथ्स के लिए। और आपका देखो, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, आप मैथ्स, इको, फीको, ईवीएस, पीवीएस जो होगा सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, आप आराम से घर में बैठ करिएगा, एंजॉय करिएगा, चिप्स रख लीजिएगा, खाली जब लास्ट एग्जाम होगा मेरे लिए भी लेके आइएगा, ऐसे में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस समझे, कोई चापी नहीं, आपको ऑलरेडी दिए, 3 का एग्जाम दिए थे, 3 में कितना जल्दी आंसर भेज दिए, 1 घंटा आधा घंटा पूरा मैथ्स का पेपर भेज दिए लो। हाँ क्योंकि ट्रिक्स रहता है ना, लेंदी रहेगा इको लेंदी रहेगा, इको ईजी है लेकिन इको लेंदी रहेगा, याद रखिएगा। मैथ्स विल नॉट टेक टाइम, इको विल टेक द टाइम। क्यों बोले तो इको, अच्छा और एक बात देखिए, इको में क्या होता है ना, इको पेपर बहुत लेंदी रहेगा, लेंदी समझ लेना, इतने 1 तो आंसर 3 पन्ना, 2 पन्ना, 2.5 पन्ना, ऑडिट ही बहुत लेंदी रहेगा। तो जब एक बात बता दे, सुन लीजिए, जब आप एग्जाम देने जाना, अगर ऑडिट का एग्जाम, वो आपको बार बार बोले दोपहर से शाम होते होते आपको कंफर्म बता देंगे, बस समझिए ना। तो अगर ऑडिट, जैसे ऑडिट का एग्जाम देने जाना ऑनलाइन में, तो आप ना, अरे बहुत बच्चे क्या होता है, जैसे हम आंसर भेजना स्टार्ट कर दिए, बोला तो भैया भेज दिया, हम आराम से खाएंगे, खाना खा ले रहे, उसमें खाने के लिए बैठेंगे। आप याद करिए IFS का एग्जाम आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए। आप पेपर 1 बजे क्वेश्चन पेपर आता है, बाद में 1 बजे समझा रहे, समझ लीजिए, 1 बजे पेपर आता है, आपको हम 1:15 से आंसर देना स्टार्ट कर देंगे, 1:15 से आंसर देंगे तो मार एकदम आंसर छपते जाइएगा, वर्ड टू वर्ड, एक भी वर्ड छोड़िएगा, जिंदगी का लास्ट एग्जाम दे रहे हैं। ये डिफिकल्ट एग्जाम है, इसके बाद कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, बस समझे ना, ऐसा लोग बोलते हैं। देखिए हर बार ऐसे होता है, बोला ग्रेजुएशन पास कर लो लाइफ में मौज होगा, ग्रेजुएशन पास के कुछ मिला ही नहीं, लास्ट देखिए बहुत बात नहीं, मजाक बहुत हो गया। इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली, अगर अकेले हैं तो मैक्सिमम 20, साथ में है तो 20 करके काउंट कर लीजिएगा, अकेले हैं तो 20। सजाद भेजिए फोटो, ले इसके आगे भेजो बाबू। लास्ट का 2, उसके बाद वाले का पेज, लास्ट का 2, पेज नंबर कितना बाबू, पेज नंबर 241
242 ना 242 बाबू 2 मिनट प्लीज बात कितना चलो पढ़ डिस्टर्ब मत करिए आइए रेडी अच्छा उसका 3 नंबर पॉइंट देखिए इफ अ पार्टनर बाबू ध्यान से सुनिएगा इफ अ पार्टनर इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अगर आप कहीं पे फुल टाइम जॉब करते हो देखो फुल टाइम का मतलब 24 घंटा नहीं होता है ये कॉन्सेप्ट को बदलना होगा बहुत सारे जब लोग कहते हैं ना फुल टाइम तो लोगों को लगता है 24 घंटा काम करते हैं नहीं फुल टाइम मतलब होता है जो कंपनी का सुन लीजिए जो कंपनी का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कंपनी का मान लीजिए मैक्सिमम कैपेसिटी 12 घंटा जॉब होता है कंपनी में एक कंपनी में अगर 12 घंटा काम हो रहा है तो 12 घंटा फुल टाइम हो गया एक कंपनी में अगर 10 घंटा काम हो रहा है तो 10 घंटा उसका फुल टाइम हो गया एक कंपनी में अगर 8 घंटा काम हो रहा है तो 8 घंटा उसका फुल टाइम हो गया लेकिन 8 घंटा काम होता है और आप सिर्फ 2 घंटा के लिए जाते हो ऑफिस में तो ये आपका पार्ट टाइम हो गया 10 घंटा का काम होता है आप सिर्फ 4 घंटा के लिए जाते हो तो ये आपका पार्ट टाइम हो गया समझे बाबू क्या बोले तो याद रखिएगा यहाँ पर बोला गया है अगर आप कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं कहीं पर संपूर्ण रूप से आप जॉब कर रहे हैं ही विल नॉट बी एबल टू टेक इन टू अकाउंट वाइल कंप्यूटिंग द सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपनीज दैट द फर्म कैन ऑडिट लाइन को सुनिएगा ध्यान से इससे मान लीजिए हम साहिद और सज्जाद तीनों पार्टनर हैं सज्जाद जो है वो कहीं पर बहुत खतरनाक कंपनी में जॉब कर रहे हैं आईटीसी में जॉब कर रहे हैं मान लीजिए सर महसूस करिए तो मान लीजिए रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहे हैं अब ये रिलायंस कंपनी में जब ये जॉब कर रहे हैं तो इनका तो फुल टाइम जॉब करे पार्टनर है सर सुनिएगा प्लीज़ ये पार्टनर है बट ही इज़ इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट सो इवन बीइंग अ पार्टनर बट ही इज़ वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई सो हिज सीलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड उनका 20 कैंसिल हो जाएगा मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं हम लोग 3 मेंबर तो XYZ 3 मेंबर है उसमें X कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करता है तो बताइए मैक्सिमम सीलिंग कितना होगा 40 समझे लॉजिक जो समझे एक बार पूछते बताइए इंडिविजुअली कितना है सीलिंग वाला से एक तो क्वेश्चन रहता ही है इंडिविजुअली कितना है 20 लेकिन अगर मिल के करेंगे तो हर एक आदमी पे कितना लेकिन क्या वो पार्टनर जो कहीं और जॉब कर रहा है वो एलिजिबल है नहीं अब इसके रिलेटेड कुछ रूल है देखिए When 2 or more auditors are appointed to audit the accounts of the company, it is known as joint audit. अभी तो पढ़ा है गरम गरम. Any joint audit held by the auditor will be considered as one audit for the purpose of calculating ceiling of audit. देखिए जो भी डाउट्स हो सकता है वो सारा लॉ में खुद क्लैरिफाइड है. आपके मन में सवाल आएगा मान लीजिए भैया अगर हम जॉइंट ऑडिट कर रहे तो देखिए जॉइंट ऑडिट को एक ही ऑडिट कंसीडर किया जाएगा. जॉइंट ऑडिट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल ऑडिट. जॉइंट ऑडिट को एक ही ऑडिट माना जाएगा 2 ऑडिट नहीं माना जाएगा. समझिए ना वही लिखा हुआ है यहाँ पे व्हेन 2 or more auditors are appointed to audit accounts of the company. जैसे हम लोग दोनों पार्टनर हैं दोनों पार्टनर एक ही कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं ध्यान सुनिए हम लोग दोनों पार्टनर है ना दोनों पार्टनर मिल करके एक तो कंपनी का जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ही काउंट किया जाएगा कितना काउंट किया जाएगा एक एक 2 हो गया ना इनका एक तो हो गया एक तो मेरा हो गया 2 होना चाहिए ना लेकिन लॉ बोलता है 2 नहीं उसको क्या मानेंगे एक जैसे एक रिलायंस कंपनी उसका ऑडिट करने के लिए हम भी गए और सज्जाद भी गए 2 हो गया एक तो नौकरी इनको मिला एक तो हमको भी रोजगार मिला लॉ बोला नहीं ये दोनों को एक ही माना जाएगा कितना माना जाएगा एक कितना माना जाएगा एक Any joint audit held by the auditor will be considered as one audit for the purpose of calculating ceiling of audits of the firm. अगला है पार्ट ऑडिट. When an auditor is appointed to audit even a part of the company's accounts, it will be considered as one audit. बड़ा अच्छा बोला. सपोज एक तो कंपनी का हम खाली जा करके चेक करके आ गए बस ऊपर से देख के आ गए वो भी एक तो ऑडिट माना जाएगा. कितना ऑडिट माना जाएगा एक. मतलब सीलिंग कैलकुलेशन के लिए सीलिंग जब आप कैलकुलेट करिएगा उसके लिए उसको भी क्या मानिएगा एक. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि XYZ इज द ऑडिटर एंड X went to audit a company just for 1 hour. 1 hour जाइए चाहे दर्शन करके आ जाइए बस चाहे टच करके आ जाइए पेन टच भी कर देंगे ना ऑडिटर का नाम से तो एक तो ऑडिट हो जाएगा. क्या ऑडिट हो जाएगा एक. अगला है एक्सक्लूजन. एज पर नोटिफिकेशन इतना इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द लिमिट ऑफ 20 नंबर ऑफ ऑडिट विल एक्सक्लूड 1% कंपनी गवर्नमेंट कंपनी स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी विद द मोर देन 100 करोड़ पेड अप कैपिटल. देखिए किसको किसको नहीं रखा गया इस कैटेगरी में ध्यान से सुनिएगा किसको किसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया. इस कैटेगरी में ओपीसी नहीं आता है. ओपीसी मतलब 1% कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मतलब जो कंपनी बंद पड़ा हुआ है चल नहीं रहा फालतू खाली नाम का कंपनी है स्मॉल कंपनी और एक ऐसा कंपनी जिसका 100 करोड़ से कम है पेड अप कैपिटल तो वो सब कंपनी का अगर आप ऑडिट करिएगा तो इसमें क्लैरिफाइड इसमें इंक्लूड नहीं होगा. मतलब ये सीलिंग कैलकुलेशन पर्पस के लिए सब कंपनी जैसे मान लीजिए हम एक तो 1% कंपनी का ऑडिट करें जितना मन उतना करिए. इफ आई एम डूइंग द ऑडिट ऑफ 1% कंपनी देयर इज नो सीलिंग. 1% कंपनी में कोई लिमिट. ये सब पब्लिक कंपनी का बात हो रहा है बड़ा कंपनी का बात हो रहा है. अब आइए ICAI नोटिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का क्या नोटिस है देख लीजिए यहीं तक. एज पर ICAI नोटिफिकेशन अ CA इन प्रैक्टिस विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. एक CA को दुर्व्यवहार करता हुआ माना जाएगा. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब होता है अपना प्रोफेशन के साथ गद्दारी करना. आपको पता है जितने भी प्रोफेशनल होते हैं डॉक्टर लॉयर टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें ये कहा गया कि एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट अलाउड. एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं होता. प्रोफेशनल्स को एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहिए.
फिर भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। आपको पता है कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके लिए ट्यूशन पढ़ाना अलाउड नहीं है। अगर कोई कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनके लिए ट्यूशन पढ़ाना, हाँ, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है, जो गवर्नमेंट एसोसिएट प्रोफेसर जो हो गया, तो सरकारी नौकरी अलाउड नहीं। क्यों अलाउड नहीं है? पहले एक बार तो आपका पैसा कमा ही रहे, 2 बार क्यों कमाइएगा? तो सरकार हम लोग के बारे में कितना सोच रहा है। बस सरकार बोला कि आप तो एक बार पैसा कमा ही रहे, फिर कितना पैसा लीजिए, इससे तो फ्री में पैसा मिल रहा है आपको। अब कॉलेज में तो बच्चे लोग क्या पढ़ाई, कॉलेज में तो क्लास करने गए होंगे आप लोग, कभी कभी आए, कभी कभी नहीं आए, कभी रेयरली आए, पढ़ाए, और बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ा उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उतना उसको इंटरेस्ट नहीं है आपका लाइफ में। तो जो भी हो, एक लिमिट बनाया गया है। क्या लिमिट बनाया गया है कि अगर आप गलत करते हो, अगर आप 20 से, जैसे मान लिया 20 तो कंपनी का ऑडिट ऑलरेडी करे, हम और जाके ऑडिट करने लगे, खूब कंपनी का ऑडिट, सरकार को पता चलेगा, तो उस केस में ICAI बोला कि ये आपका दुर्व्यवहार हो गया हम लोग के साथ। इफ़ ही होल्ड्स एट एनी टाइम अपॉइंटमेंट मोर देन 30 ऑडिट असाइनमेंट इन टोटल, तो देखिए अगर आप टोटल असाइनमेंट एक बार में प्राइवेट पब्लिक मिला करके जो भी हो, अगर आप 30 से पार कर दीजिएगा, दिस रेस्ट्रिक्शन हैज़ इम्पोज अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी टू ऑल प्रैक्टिसिंग मेंबर। देखिए वही मुझे बताया, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल मेंबर, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए ना, खाली आप मत खाइए, खाली आप पैसा कमाने पे पीछे मत जाइए। और टैक्स ऑडिट का रूल देखिए क्या है, सबका अपना अपना रूल है, कंपनी लॉ का रूल आपको अभी हम पढ़ाए, फिर ये ICAI का नोटिस है, और अब लास्ट पढ़ा रहे टैक्स ऑडिट असाइनमेंट। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स कहता है कि मैक्सिमम 60 मेंबर्स, मतलब बोला सीलिंग ऑफ 60 नंबर्स एज इम्पोज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ मेंबर। देखिए 60 जो है मैक्सिमम टैक्स ऑडिट आप कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट मैक्सिमम 60, मतलब टैक्स का अगर आप चेकिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम 60 कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस लिमिट से बाहर करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जो इतना मेहनत से डिग्री हासिल किए हैं, अगर इंस्टीट्यूट को लगा कि आप दुर्व्यवहार कर रहे हो तो आपका डिग्री जो है कैंसिल कर देगा। समझ रहे ना, ऐसा होता है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो मिसकंडक्ट करता है, मिसकंडक्ट समझ रहे ना, कोई बड़ा फ्रॉड किए, बड़ा स्कैम किए, तो इफ़ द CA इंस्टीट्यूट विश, अगर वो CA इंस्टीट्यूट चाहेगा तो अपना डिग्री का जो मेंबरशिप नंबर होता है कैंसिल कर देगा। अगर हम लॉयर है और मान लीजिए हम कुछ गलत करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, तो इंस्टीट्यूट चाहे तो मेरा डिग्री को कैंसिल कर सकते हैं। अब समझे हम क्या बोले? इंस्टीट्यूट के चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप BCom ग्रेजुएट है और CU चाहे तो आपका डिग्री को कैंसिल चाह करके भी कैंसिल नहीं कर सकते। क्या है ना, ऐसा कुछ आप करिएगा ना, CU आपको कोई डिग्री कैंसिल करेगा। असल में बेचारा क्यों करेगा? हम लोग क्या मासूम आदमी, हम लोग डिग्री क्यों कैंसिल करेगा? अब समझ रहे? तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया, फिर अगला दिन मिलेंगे कल टैक्स क्लास में। थैंक यू गाइस।